ओफो, सूरज को उगे हुए कितनी देर हो गई, मुर्गे को बांग दिए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन ये हमारी बहुरानी तो अभी तक बिस्तर पर टांग पसार कर सो रही है। इन शहरी लोगों का भी ना कोई कायदा ही नहीं होता। सच में घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था, रात को सबसे आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले जाग जाते थे। हमारी सास ने तो कभी हमें सोते हुए भी नहीं देखा, और एक आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा न पीटे इनकी नींद ही नहीं खुलती। बहू, ओ बहू। तभी गायत्री की आवाज सुनकर उसका बेटा राजवीर दरवाजा खोलता है। ओफो माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है। अब बोलोगे भी कि ऐसा क्या हो गया जो सुबह 5 बजे आपका भाषण शुरू हो गया? ओहो, देखो तो इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। एक श्रवण कुमार था, वाह 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 वाह, और एक ये है बीवी का चमचा, और एक इसकी बीवी है जिससे अभी तक बिस्तर छोड़ा नहीं गया। आपका हुक्म हो जनाब, तो क्या हम अपने साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी चाय बना कर ले आए? क्योंकि वो महारानी तो थक गई होगी, उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, आखिर इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? आप भी सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और आप जानती है ना, नौकरी वाली बहू है आपकी, एक बार उठ गई तो सारा दिन उसे कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी से कहती थी कि गांव की लड़की लानी है अपने बेटे के लिए। अब शहरी लड़की ने बांध दिया ना अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाकर बोल हमारे लिए चाय बना कर ले आ। ये कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। अंदर प्रियंका ये सब बातें सुन लेती है। वो उनसे कहती है, देखा तुमने राजवीर, माँ जी रोज मुझे इसी तरह ताने मारती हैं। सब काम करके ऑफिस जाती हूँ तो भी ऐसे घूर कर देखती है जैसे मैंने ही उन्हें सब काम करने के लिए बोला हुआ हो। जानता हूँ प्रियंका, माँ शहर में तो रहती है, लेकिन आज भी वो हर बात के लिए हमें गांव से कंपेयर करती रहती है। मैं बेटा होकर उनके इस बिहेवियर से दुखी हो चुका हूँ, तो तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारा वो क्या ही हाल करती होंगी, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उनको मेरे ऑफिस जाने से परेशानी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब प्रियंका घर से ही काम करने लगती है, जिससे अब उसे घर के काम भी साथ साथ करने पड़ते। जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल परोसी की खाना। ना जाने इतनी सुविधा होते हुए भी इतनी देर क्यों लगती है इन्हें। कुछ देर बाद प्रियंका अपनी सास को खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद, ओफो ये क्या है बहू, इस दाल चावल में तो 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन खैर, इसमें तेरी गलती भी नहीं है। इस शहर के खाने में तो कुछ भी स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पर बनता था, जिसका स्वाद ही अलग होता था। क्या ताजा स्वादिष्ट खाना होता था। खैर कोई नहीं, मन मार कर यही खा लेती हूँ। दिन का काम निपटा कर प्रियंका ऑफिस के काम में लग जाती है। फिर शाम को वो अपनी सास को चाय बना कर देती है, जिसे पीते ही गायत्री उसमें भी नुक्स निकालती है। इस शहर का ना तो पानी अच्छा है और ना ही दूध, ना जाने कैसे मिलावट करके आता है। इस नास पीटे आरओ का पानी पीकर तो मैं बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो शुद्ध पानी पीकर लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। अपनी सास का गांव के प्रति लगाव देखकर प्रियंका अपने पति से बात करती है। मुझे तो लगता है माँ जी तो यहाँ आ गई है, लेकिन उनका दिल उसी गांव में रह गया। उस गांव में ऐसा क्या है जो माँ को वहाँ की इतनी याद आती है? आखिर कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी हमने यहाँ माँ के लिए। उनकी पसंद की हर चीज है यहाँ। लगता है बाबूजी से बात करनी होगी। राजवीर अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, माँ पहले भी गांव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से प्रियंका इस घर में आई है ना, तब से वो हर बात को लेकर उसके पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, प्रियंका शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, वो माँ की इतनी सेवा करती है, फिर भी वो हर वक्त गांव से उसके हर काम को कंपेयर करती रहती है। अब तुम्हारी माँ की इस आदत से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। बड़ा शौक है ना उसे गांव जाने का, तो तुम हम सबकी ट्रेन की टिकट करवाओ। कुछ दिन हम इसको गांव लेकर चलते हैं, वहां रहेगी तो क्या पता उसका थोड़ा पारा कम हो जाए। अब वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन उनके साथ गांव चले जाते हैं, जहां उनका पुराना झोपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोपड़ी वाले ससुराल को देखकर प्रियंका कहती है, हैं? झोपड़ी में ससुराल? राजवीर, क्या माँ जी इसी झोपड़ी के लिए हर वक्त गांव-गांव की रट लगाए रहती थी? यहाँ तो ना तो डबल बेड और ना ही कोई सुविधा, फिर इस खाट और चूल्हे के लिए माँ जी इतना गांव-गांव करती थी। बहू, इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी, तभी तो हम शहर गए और वहां खुद की मेहनत पर मकान खड़ा किया। लेकिन तब भी वो हमेशा मुझे ताने ही देती थी कि मैं उसे यहाँ से ले गया। लेकिन अब वो यही व्यवहार अपने बेटे बहू के साथ करेगी तो आखिर कैसे चलेगा? मैंने ही उसे इस घर से दूर किया था ना, इसलिए अपनी भूल सुधारने के लिए उसे यहाँ
उसके झोपड़ी में ससुराल में लेकर आया हूँ। मैं भी तो देखूं वो कितने दिन रह पाती है इस झोपड़ी वाले ससुराल में। उस झोपड़ी वाले घर की साफ सफाई करके प्रियंका चूल्हे पर खाना बनाने जाती है, लेकिन काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर उससे वो आग नहीं जलती। आखिर में उसकी सास आकर चूल्हे में आग जलाती है, जिस पर प्रियंका खाना बनाती है, लेकिन चूल्हे की आग से घर में धुआं धुआं हो जाता है और प्रियंका खांसने लगती है। फिर जैसे तैसे खाना खाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन उस रात उनमें से किसी को भी उन खाट पर नींद नहीं आती। अगली सुबह, आहा, इस चारपाई पर सोकर तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। लगता है उन शहरी गद्दे की आदत शरीर को लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता तो रामदीन गायत्री से कहता है, जाओ अब तुम जाकर कुएं से पानी लेकर आओ। तुम्हें कुएं का पानी बड़ा पसंद है ना, जाओ जाओ। क्या मैं? फिर सर पर मटका लेकर सास कुएं की ओर जाती है, लेकिन अपनी सास को देख प्रियंका भी उनके साथ चली जाती है, जहां उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। सच में लता, भले ही मैं शहर चली गई, लेकिन दिल तो मेरा आज भी गांव में ही रह गया। बड़ी अजीब हो तुम गायत्री, शहर में भला ऐसी क्या कमी है? वहाँ तो हर सुख सुविधा होती है। गांव में इतनी गरीबी है, कच्ची झोपड़ी तेज बारिश में कब ढह जाए कह नहीं सकते। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती, गर्मी में सड़ते रहो, और तो और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी खींचो, तब जाकर उसमें से पानी लो। बच्चों के लिए ना तो ढंग का स्कूल है, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना तो कोई सुविधा ही नहीं। लता बिल्कुल ठीक कह रही है गायत्री, रामदीन भाई साहब ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, शहर में इतनी सुख सुविधा दी, और एक तुम हो जो अभी भी इस गांव के लिए रो रही हो। प्रणाम काकी, यही तो हम भी कब से माँ जी को समझाना चाहते हैं कि शहर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, आधी रात को तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े अस्पताल तो है ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई कमी नहीं है। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो 2 दिन बाद ही अपने परिवार वालों के साथ शहर लौट आती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी चलाकर सोती है। अब वो कभी गांव को शहर से कंपेयर नहीं करती और ना ही अपनी बहू पर कभी भी इस बात का गुस्सा निकालती।